हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th के अंदर क्लासरूम्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, जिसके अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपन ने विद एग्जांपल इस मास को पढ़ लिया है। इस लॉ को हमने पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ हमने एग्जांपल्स किए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये भी हमने पढ़ रखा है, जिसे अपन निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, विद एग्जांपल कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर हमने देख लिया, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर देख लिया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर देख लिया है, ठीक। उसी तरीके से हमने लास्ट में देख लिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हमने गैलू-सेक का जो वॉल्यूम वाला जो रूल था वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने आवोगाद्रो की कुछ हाइपोथेसिस देख ली, ठीक है, जिसे अपन आवोगाद्रो लॉज भी कहते हैं। कुछ हमने उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन किए थे। तो अब टाइम आ गया है, अब हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या जवाब दिया था, क्या उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या क्या उनकी थ्योरी के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स थे ना, क्या पॉइंट्स थे, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने पास आता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। क्या है? द थ्योरेटिकली जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज प्रोवाइडेड बाय जॉन डाल्टन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ था उसका अगर मैं थ्योरी रूप से जस्टिफाई करूं तो वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किस बेसिस पे दिया था? अपनी एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे दिया था। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी आर एज फॉलोज। अब इसके कुछ अपने पोस्टुलेट्स है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स है हमारे पास। पहला आता है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मैटर जो होता है ना वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स और इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब जो हम जिसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि ब्रेक ही नहीं होता, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और ब्रेक अपन नहीं कह सकते, मतलब नहीं कर सकते, वो क्या होता है? एटम्स होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जो एटम होता है वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, आदर्श होता है। इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप हो चाहे साइज हो, मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, भैया एक ही घर के आदमी है तो क्या होंगे? सेम ही होंगे सब कुछ। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट ही मैंने चेंज कर दिया, एक मैंने लिया नाइट्रोजन, एक ले लिया मैंने ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, उनकी शेप भी अलग होगा, साइज मास सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। एटम्स जो होते हैं उसके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमेशा फिक्स रेशो के अंदर। एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, एक फिक्स रेशो रहता है। जैसे हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था H2O, ठीक, ये हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए क्या करते हैं? एक फिक्स रेशो को जनरेट करते हैं, और जो चीज़ बनती है वो क्या होती है? मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। तो रेशो बन गया 2:16, यानी कि 1:8। तो हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल बना जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना था? 1:8। दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम जो होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे फिजिकली चेंज कर लो, चाहे फिजिकली उन्हें ब्रेक करके देख लो, आप ब्रेक कर ही नहीं सकते, ठीक है, ना उन्हें बना सकते हो और ना ही अपन केमिकल के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशंस और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं भैया? कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा को हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा, और उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना बनाया और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया।
ये तो थे इसके कुछ पॉस्टुलेट्स। एक बार मैं आपको नॉर्मली इसको इस टाइप से दिखा देता हूँ, ठीक है। डाल्टन्स की आपकी एटॉमिक थ्योरी थी यहाँ पर, जिसके हमने 5 पोस्टुलेट्स पर अलग अलग। एक बार वापस से अपन इसको रिपीट कर लेते हैं और रिवाइंड कर लेते हैं कि मैटर जो होता है वो बहुत ही, मतलब मैटर जो होता है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें और डिवाइड अपन नहीं कर सकते, ठीक। एटम्स में अगर मैं बात करूँ, सेम एलिमेंट्स हैं, क्या है, सेम, तो सिंपल सी बात है, शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ इक्वल होगा। लेकिन अगर मैंने एलिमेंट्स को ही चेंज कर दिया, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हो गए, ठीक है, जैसे सोडियम के अलग हो गए और ऑक्सीजन के, 2 आदमी अलग अलग हैं, 2 अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। इन दोनों के अगर मैं एटम्स की बात करता हूँ, इनके पार्टिकल्स की बात करता हूँ, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सब कुछ अलग होगी, शेप अलग होगा, साइज भी अलग होगा, ठीक। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक, कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, हमेशा क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए, कंपाउंड को बनाने के लिए, मतलब रेशो होता है ना जो 2 आदमियों का, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए अपने को 2 ही चाहिए, हो सकता है 3 एलिमेंट्स हो, कोई कन्फर्मेशन तो बनते ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशंस के अंदर जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम ही करता है। लेकिन वो एटम है किसका, एलिमेंट्स का। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय करते हो, चाहे फिजिकली मेथड हो चाहे केमिकल मेथड हो। उसके बाद अपने पास आता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, एटम। लेकिन उसके साथ हम कर क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अटैच कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं किसको, एटम्स को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस, कि डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स तो दे दिए, क्या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी क्या? भाई बिल्कुल, इसकी हर रूल, यानी कि जो भी साइंटिस्ट आता है कुछ भी जनरेट करता है, ठीक है, अब उस टाइम तो हमें पता नहीं लगता, हम तो सोचते चलो यार वास्तव में इसने कुछ काफ़ी अच्छा दिया है। लेकिन जब कोई अदर साइंटिस्ट इन्हीं चीज़ों के ऊपर वापस से रिसर्च करता है और उसने कुछ एक आध पॉइंट ज़्यादा बता दिया, तो इसका मतलब वो उसकी क्या हो गई, कमियाँ हो गई। सिंपल सी बात है भाई, पुराने वाले साइंटिस्ट की क्या हुई, कमी हुई, या वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो भी उसकी कमी है। तो देख लेते हैं इसकी भैया लिमिटेशंस क्या क्या हैं। द मेन शॉर्ट कमिंग ऑफ द एटॉमिक थ्योरी आर द फॉलोइंग। चलो, फर्स्ट है अपने पास, एन एटम इज़ नो मोर इंडिविजुअल या इनडिवाइजिबल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। एटम को अपन ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके खुद के अंदर कौन कौन बैठा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है, प्रोटॉन बैठा है और न्यूट्रॉन बैठा है। 3 आदमी पहले से ही बैठे हैं, ये इसकी कमियाँ है। हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर यार मैं एटम को डिवाइड करता हूँ तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गिर के अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाना चाहिए, न्यूट्रॉन अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। एटम एक सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन उस छोटे से पार्ट के अंदर भी 3 आदमी बैठे हैं, ये रियलिटी है। सेकंड आता है, एन एटम कैन हैव डिफरेंट मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अब पहले तो बात आ गई कि आइसोटॉप्स होता क्या। देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे समस्थानिक, मतलब आइसोटॉप्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? आइसोटॉप का बेसिक मीनिंग होता है जिसकी पोजीशन, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। क्या सेम हो? उसका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, आइसोटॉप्स के एग्जांपल की, सोचो, लगाओ दिमाग के आइसोटॉप के एग्जांपल कौन कौन से होने चाहिए। देखो, क्लोरीन सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्लोरीन एक तो होता है 35.5 वाला चलता है, यानी कि क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो दोनों ही 17 नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, तो वो क्या हो गए, वो हो गए आइसोटॉप्स। वो क्या हो गए, आइसोटॉप्स, जिनके वेट तो अलग अलग है लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, एक ही है। आदमी 2 हैं, आदमी क्या हैं, 2 हैं, लेकिन पोजीशन सेम है, उनका वेट अलग अलग है, वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। एन एटम कैन हैव डिफरेंट मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की वजह से एटम के वजन भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब इस चीज़ को नहीं समझा सका वो, कोई बात नहीं। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास। अलग अलग एलिमेंट्स के कई बार एटॉमिक मास सेम हो जाते हैं, ऐसी केसेस को बोला जाता है आइसोबार्स। क्या बोलते हैं उन्हें, आइसोबार्स। देखो सेकंड पॉइंट था आइसोटॉप्स के लिए, थर्ड पॉइंट है हमारा आइसोबार के लिए। आइसोबार की डेफिनेशन आपको साफ साफ दी हुई है यहाँ पे कि डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, जैसे एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन कितने कितने पे आ रहे हैं, देखो इसका एटॉमिक मास क्या रहा है, सेम है, 40 है और आर्गन का 40 है। देखो यहाँ पे आर्गन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आर्गन मिस्टेक है, यहाँ पे पोटेशियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पोटेशियम। पोटेशियम 40 होता है, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। आर्गन गलत है, ध्यान रखना, ठीक है, मिसप्रिंट है। आर्गन काट के आप क्या लिखोगे, यहाँ पे पोटेशियम लिखोगे, पोटेशियम का 40 होता है, आर्गन नहीं होता भाई, ठीक है, ये मिसप्रिंट है इसमें बुक के अंदर ही, ये नालायक बुक है। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास तो सेम है, यानी कि वजन तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या दोनों एक ही आदमी है? क्या क्या दोनों एक ही पोजीशन पे बैठे हैं? नहीं, अलग अलग पे। आर्गन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, वजन है 40। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, वजन है 40। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आइसोबार। जबकि अगर उनकी पोजीशन सेम हो, जगह तो सेम है, 17 नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन उनका वेट अलग अलग हो, वो क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। जैसे कि क्लोरीन का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, द एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। मतलब एटॉमिक थ्योरी लॉज ऑफ भाई केमिकल कॉम्बिनेशन को तो अच्छे से समझाती है, लेकिन वो फेल हो जाती है किसके अंदर? लॉज ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम। जो हमने वो गैलुसेक वाला रूल पढ़ा था ना, गैस ऑफ वॉल्यूम का, उसको समझाने में क्या हो गई? फेल हो गई। उसको समझाने में क्या हो गई भैया? फेल हो गई। ठीक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल। ये भैया इस चीज़ को भी नहीं समझा सका कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए क्या हो जाते हैं? आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये इस चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका कि रियलिटी में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा होता क्यों है, ये उस चीज़ को नहीं समझा सका। एक बार इसको देख लेते हैं सारे, एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि अभी 2 पॉइंट्स और हैं, मैं आपके अभी रिप्रेजेंट करूँगा उन्हें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन एटम इज़ नो मोर इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर इनडिवाइजिबल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि खुद के एटम के अंदर 3 आदमी बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसलिए उसे अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। पहली कमी तो यही थी, क्योंकि एटम को जब मैंने क्या बोल दिया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन उसके खुद के अंदर, घर के अंदर 3 आदमी बैठे हैं, इसका मतलब डिवाइड तो किया जा सकता है, पर हो नहीं पा रहा, नहीं समझा पाया। सेकंड थिंग क्या बन गए थे? आइसोटॉप्स बन गए थे। थर्ड थिंग क्या बन गया था उसके पास? आइसोबार्स बन गए थे। फोर्थ थिंग की लॉ ऑफ गैसेस ऑफ वॉल्यूम को भी नहीं समझा सका। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि उसके जो कंपाउंड्स थे, ठीक है, कंपाउंड्स को बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये इस चीज़ को भी नहीं समझा सका। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो 6 पॉइंट क्या कहता है? 6 कहता है इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स विच बाइंड टुगेदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सॉलिड का, सॉलिड में बताओ क्या होता है? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या रहते हैं? एक दूसरे से अटैच रहते हैं, काफ़ी अच्छे खासे क्लॉज रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये उस चीज़ को भी नहीं समझा सका कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स चिपक के बैठे हैं, उसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है और फोर्स लग क्यों रहा है, ये आया कहाँ से, ये इस चीज़ को नहीं समझा सका। 7th, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। ये भाई साहब एटम और मॉलिक्यूल के बीच के डिफरेंस को भी नहीं समझा सका। ये क्या रद्दी आदमी है बे, इतने ज़्यादा इसने पोस्टुलेट्स नहीं दिए जिससे ज़्यादा इसकी कमियाँ निकल गई, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट है, तो इनकी आत्मा को सलाम, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास, कि एटॉमिक मास क्या होता है और मोलिकुलर मास क्या होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है एटॉमिक मास। एटम इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जैसा कि हमें पता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। देयरफॉर इट्स मास इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। इसका जो मास है वो भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। द स्मॉल मास कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय अ मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस। मतलब छोटा अगर मास है, वजन इसका कम है, तो उसे अपन एक्यूरेट तरीके से क्या नहीं कर सकते? डिटरमाइन नहीं कर सकते, फिक्सेशन नहीं दे सकते। और हमने केमिस्ट्री के अंदर, हमने स्टार्टिंग के अंदर ही वो पढ़ लिया था कि जिसके अंदर हम क्या करते थे? एक्यूरेटली कुछ नहीं बताते थे। आगे की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने डिजिट बोली 30.45, तो स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट्स होती हैं वो तो क्या रहती है? सर्टेन, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होती है? अनसर्टेन। वो कभी भी मतलब अनसर्टेन कहने का मतलब वो चेंज होती रहती है, अब उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है, वो फिक्सेशन नहीं है, क्योंकि हमारी मेज़रमेंट में क्या है? हल्की सी मिस्टेक आ गई, जिसको अपन एरर बोलते हैं। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा चीज़ छोटी होगी, जितने ज़्यादा मैं उसे पॉइंट्स में लेकर जाऊँगा, उतनी ही मुझे उसे एक्यूरेट वे में लाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि एक्यूरेटली वो आएगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करी, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास है, डिटरमाइन बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। एक इनडायरेक्ट मेथड से अपन उसे जज करते हैं, जो कितना आता है? 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मासेस ऑफ दियर ऑर्डर कॉज इनकन्वीनियंस इन कैलकुलेशन। भाई मासेस के अंदर क्या आता है? कैलकुलेशन में कई बार हमें इनकन्वीनियंस शो होता है, गलती हमें मतलब असुविधा हमें फील होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ को मेज़र करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है टू ओवरकम्स दिस डिफ़िकल्टी द एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मासेस।
तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव मास यूज़ करते हैं। इट मीन्स द मास ऑफ एन एटम विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। मतलब एटम का जो मास है विद रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, यानी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी अपने पास यहाँ पर 3 तरीके की है, एक है हाइड्रोजन बेसिस पे, एक ऑक्सीजन बेसिस पे और एक कार्बन बेसिस पे। ज़्यादातर हम वैसे कार्बन वाला यूज़ करते हैं, है ना, और या फिर हाइड्रोजन वाला। ऑक्सीजन इतना कुछ खास हम यूज़ करते नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर उसके हम अगर मैं बात कर लूँ उसके आइसोटॉप्स के बारे में तो हम डिस्कशन कर लेते हैं ऑक्सीजन का। अदरवाइज़ हाइड्रोजन और कार्बन मेनली हमारे पास, और ज़्यादातर तो कार्बन ही काम आता है। ठीक है, मासेस के अंदर तो पहला अपन स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का। क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम्स वर फर्स्ट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड एटम बिकॉज इट इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एटम्स। भाई हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले कंसिडर किया था। ठीक है, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सबसे लाइट वेट होता है, सबसे हल्का एटम है, इसलिए। इट्स एटॉमिक मास वाज कंसिडर्ड एज यूनिटी। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो अपन किस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, यूनिटी फॉर्म में। भाई पहले नंबर पे आता तो यार इसका वजन भी कितना होगा, लगभग एक ही होगा, एक को यूनिट बोलते हैं। एंड द मासेस ऑफ अदर एटम्स वर डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। और अदर मास का मुझे क्या निकालना है, अदर एटम्स का अगर मुझे मास डिटरमाइन करना है तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके करेंगे। जैसे अर्लियर द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास वाज एज फॉलोज। पहले जो एटॉमिक मास की डेफिनेशंस होती थी कुछ इस टाइप से होती थी। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो एक नंबर होता था, वो क्या होता था, नंबर होता था। लेकिन वो नंबर क्या होता है भैया, वो हाइड्रोजन एटम के जो वेट होता था या उसका मास होता था उसका मल्टीपल ही तो होता था। हम यही तो चेक करते थे। सपोज जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मैंने बोला 4 × 1। अब मुझे पता है 1 तो क्या है, 1 क्या है, उसकी यूनिटी है। लेकिन 4 क्या है, 4 रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर्स को, यानी कि उसके हैवियर पावर को शो कर रहा है कि भैया एक आदमी है जो हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा वेट वाला है। इसका मतलब यही तो हुआ, मैंने एग्जांपल लिया 4 × 1। अब 1 तो कौन हो गया भैया, यूनिटी हो गई। यूनिटी यानी कि हाइड्रोजन मास शो कर रहा है। लेकिन वहाँ पे 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार या कितना हैवीएस्ट पावर वाला एलिमेंट है, उसका मास कितना हैवी है उससे, ये है। बट सम एटॉमिक मास वर फाउंड इन फ्रैक्शन। लेकिन कुछ एटॉमिक मास फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। देयरफॉर हाइड्रोजन एटम्स एज अ स्टैंडर्ड एटम वाज ड्रॉप्ड। लेकिन कुछ का जो वजन होता है ना, कुछ का जो मास होता है, जो वेट होता है, वो किस में आ जाता है भैया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। जैसे 1/2, 5/8, 3/4 इस टाइप से। तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन एटम जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी उसे हम ड्रॉप कर देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करें, तो फिर उसके बाद आया अपने पास ऑक्सीजन एटम एज अ स्टैंडर्ड एटम। चलो भाई ऑक्सीजन का देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है अपने पास। आफ्टर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन एटम 0 से 16 वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड एटम। अब स्टैंडर्ड एटम को किस में चूज़ कर लिया भैया, हमने ऑक्सीजन को चूज़ किया है। वेट कितना होता है, 16 होता है। द एटॉमिक मास वाज कंसिडर एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द हैवियर देन 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। कि कोई भी आदमी उसका वजन किससे कंपेयर करना है, ऑक्सीजन से कंपेयर करना है। ऑक्सीजन का वजन कितना है, 1/16। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे 1 kg की एक तरीके से तुम 1 ग्राम की वैल्यू ले लो, हम यूनिटी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हम यूनिट से हमेशा कंपेयर करके चलते हैं। 1/16, देखो टोटल जो ऑक्सीजन का वेट है वो तो है 16। ठीक, लेकिन अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, 1/16। तो कोई भी नया आदमी ऑक्सीजन से कितना हैवी है ये अपन कैसे कंपेयर करते हैं, ये अपन कंपेयर करते हैं कि 1/16 का वो कितना मल्टीपल है, कितने टाइम्स है, ऐसे चेक करते हैं। मैंने बोला 4 × 1/16, 4 × 1/16, इसका मतलब ऑक्सीजन तो कितना हो गया, 1/16, उससे 4 गुना ज़्यादा है। ठीक, आ गई बात समझ में। बट वैन द आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब आइसोटॉप्स इसके ऑक्सीजन के सर्च हो गए तो हमने ऑक्सीजन के इस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, हमने छोड़ दिया। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि यार किससे कंपेयर करना है, 16 से कंपेयर करें, 1/17 से कंपेयर करें या 1/18 से कंपेयर करें। अब ये तो मामला फंस गया। तो इसीलिए हमने किसको भी छोड़ दिया भैया, ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया। फिर हम पकड़ के लाए किसको, कार्बन को। कार्बन से रिक्वेस्ट करी भाई आजा, है ना,
मानने वाला तो ये भी नहीं था, लेकिन इसको प्यार से समझाया और कार्बन आने को तैयार हो गया। अब देखो कार्बन क्या बोला, इन 1961 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट एक्सेप्ट द आइसोटोप ऑफ कार्बन। 1961 के अंदर जो केमिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया किसको, कार्बन के एक आइसोटोप को, जो कि जिसका वेट जो था वो कितना था, 12 था, मास नंबर कितना था, 12। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और प्रेजेंट में भी जब भी हम एटॉमिक मास किसी का निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं, तो किससे कंपेयर किया जाता है, हमेशा कार्बन से। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हाइड्रोजन में भी हमने एक्सेप्शन देख लिया, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो हाइड्रोजन से कैसे कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन से भी हमने देख लिया कि यार उसके अब आइसोटॉप्स आ चुके हैं, अब हम क्या करें, अब बचा कौन, कार्बन से रिक्वेस्ट करी भाई साहब अब आप कुछ दे दो हमें। तो इसका है द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ हैवियर देन द नंबर ऑफ टाइम्स, कि कोई भी थर्ड पार्टी या जिसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं वो 1/12 से कितना ज़्यादा हैवियर है। बस ये तो होता है। डेफिनेशन लगभग सबकी सेम थी, बस कहीं ना कहीं किसी ना किसी में हल्की हल्की सी मिस्टेक आ गई। जैसे हाइड्रोजन के अंदर हमने पढ़ लिया कि भैया फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, छोड़ दिया। ऑक्सीजन ने क्या बोला, आइसोटॉप आ रहे हैं, छोड़ दिया। डेफिनेशन तो सेम ही थी, डेफिनेशन तो कंपेयर करके ले रहे थे हम। भाई हाइड्रोजन में किससे कंपेयर किससे किया, यूनिटी से। ऑक्सीजन में किससे कंपेयर किया, 1/16 से। और कार्बन में किससे कंपेयर करेंगे, C/12 से, मतलब 1/12 से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी अपने पास चीज़ें थी। अब आपको इसमें नोट क्या करना है, देखो काम की चीज़ तो इसमें कुछ खास है नहीं। स्टार्टिंग की आप लाइन जानते हो कि भैया एटम इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, फलाना ढीकना। सबसे नीचे आ जाओ कार्बन पे, अंडरलाइन यहाँ पे कर रखी है, यही आपके काम की है, जिसमें से आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो, अब एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हुआ, कंपेयर किससे कर रहे हैं भैया, कंपेयर किससे कर रहे हैं, कार्बन के साथ में। तो कार्बन कहाँ रहेगा, नीचे। तो फॉर्मूला बन गया मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का वजन, अपॉन में 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम। भाई कार्बन एटम का मास लगा दो, सिंपल सा था, कुछ खास इसके अंदर है नहीं। द स्केल ऑफ रिलेटिव मासेस, स्केल ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट स्केल। इसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट स्केल बोलते हैं, एब्रीवेटेड एज AMU, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर या फिर डिनोशन फॉर्म जो होती है डिनोट करने के लिए, वो क्या होती है, AMU यूज़ करते हैं। ग्राम वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब देखो छोटी चीज़ है, क्या है, छोटी चीज़ है। ग्राम भी इनके लिए बड़ा होता है, तो इसीलिए हमने और छोटा करने के लिए, यानी कि ग्राम से अगर हम छोटा आदमी लूँ तो मैं क्या लेके चलता हूँ भैया, AMU स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके चलते हैं। तो न्यू सिंबल जो AMU का होता है वो क्या होता है, कैपिटल U, ठीक है। तो 1 AMU की डेफिनेशन हुई 1/12 इंटू में मास ऑफ 1 एटम ऑफ 12C, 12C यानी कि कार्बन एटम का मास, ठीक, इक्वल। अगर सपोज मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। देखो 1/12 तो आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन हमने कार्बन के साथ ही किया। इनटू में मास ऑफ 1 एटम, भाई कार्बन का वजन कितना होता है, 12, अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, 23। भाई हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मॉल कॉन्सेप्ट आएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पूरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ग्राम के अंदर, यानी कि हमने AMU को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आता है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम वजन निकाल रहे हैं किसका, हाइड्रोजन एटम का। ग्राम में हमने ताज़ा ताज़ा निकाल ही लिया, कितना आया 1.66056 10⁻24। भैया यूनिट फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई 1 AMU, 1 यूनिट लिख दिया हमने। तो हाइड्रोजन एटम का हमें वजन मिल चुका है, कितना मिल गया भैया 1.6738 10⁻24। ये हमें यहाँ से क्या मिल चुका है, हमें ये मिल चुका है इसका वजन, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक। अगर मुझे हाइड्रोजन के इसी ग्राम वाले वेट को AMU में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई, AMU को डिवाइड कर दो, जो तुमने ग्राम वाली वैल्यू निकाली है उसमें 1 AMU को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 AMU कहने का मतलब 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड करो, ठीक है। मैंने साइड में लिख भी रखा है कि अगर आपको G को AMU में कन्वर्ट करना है
तो 1.66056 10⁻⁻24 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन एटम के वजन की बात करता हूँ, उसके मास की बात करता हूँ, लेकिन किस फॉर्म में, AMU की फॉर्म में, तो कितना आता है 1.008 AMU। लगभग हम इसे क्या बोल सकते हैं, लगभग क्या है ये, 1 ही है भाई। लगभग क्या यूज़ करोगे, 1 यूज़ कर सकते हो, यूनिट मास है, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटम इफ ऑक्सीजन इन AMU, मास ऑफ एन एटम इफ ऑक्सीजन इन AMU, ऑक्सीजन अगर AMU फॉर्म में है तो उसका वजन कितना होगा, 16, ठीक। और मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, अब ये मॉल कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। नीचे कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻³ भाई। नीचे तो अपने पास कौन सी डिजिट आएगी, अपने पास भाई मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन एटम का कितना वजन है अपने पास, नीचे से है, लेकिन AMU फॉर्म में कितना आता है, ऊपर 16 आता है। डिवाइड किया कितना आ गया, 2.66 10⁻⁻23 ग्राम। एक AMU की वैल्यू पता है, अगर मुझे ऑक्सीजन को AMU फॉर्म में निकालना तो कितना आ गया, 16.0, लगभग 16, लगभग क्या आ गया, 16 आ गया। तो इसमें छोटे छोटे से अपने पास जो मेन चीज़ जो थी अंडरलाइन करने वाली, एक तो ऊपर अपने पास फॉर्मूला था ही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक AMU की वैल्यू आई। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना सीखा, उसके बाद हमने किसको कन्वर्ट करना सीखा, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना सीखा। अब अपने पास आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्योर इन नेचर एज मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटॉप्स। मतलब इट हैज़ बीन फाउंड, हमने जो रिसर्च करी है उनमें हमें ज़्यादातर क्या मिले हैं कि एलिमेंट्स हमेशा एक तो नेचर के अंदर मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं, वो भी किसमें, आइसोटॉप्स की फॉर्म में। आइसोटॉप्स यानी कि बताओ, कमेंट में बताओ आइसोटॉप्स यानी कि बताओ। अभी भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आइसोटॉप्स, आइसोबार्स हमने डिस्कस किए थे। बताओ क्या होते हैं आइसोटॉप, नहीं पता, बताओ बताओ। आइसोटॉप सिंपल सी चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। अरे यार ये नालायको, आइसोटॉप नहीं पता, अरे यार, जिसका पोजीशन सेम लेकिन मास अलग अलग, और आइसोबार मास सेम पोजीशन अलग अलग, ठीक है। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, नीचे लिख भी रहा है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने आइसोटॉप्स को। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास क्या है, अलग अलग है। हेयर वी हैव टू टेक एवरेज एटॉमिक मास विच विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की क्या करनी है, कैलकुलेशन। अब एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, इस फॉर्मूले के बाद हम लाइन से 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। सपोज एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटॉप, कोई भी एक एलिमेंट है जिसके कितने आइसोटॉप्स हैं, 2 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन उनका मास नंबर है, एक का A है दूसरे का B है। और मैंने ये मान लिया कि परसेंटेज अबेंडेंस जो है, A आदमी जो है वो M% नेचर के अंदर, और जो B वाला है वो कितना है, N% नेचर के अंदर। तो एवरेज मास कैसे निकालेंगे, एवरेज मास का एक फॉर्मूला होगा A इंटू M, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो बेसिक। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज एक पेंसिल है A रुपीज़ की, यानी कि 1 रुपीज़ की एक पेंसिल है, 5 पैकेट में आती हैं, कितनी आती है, 5, तो कितने की पड़ गई भाई, एक पेंसिल अगर 1 रुपये की है तो 5 कितने की हुई, 5 रुपये की। क्या किया हमने, मल्टी तो किया है, A इंटू M, यही तो कर रहे हैं हम। मास नंबर कितना था A, परसेंटेज फॉर्म कितनी है उसकी M, प्लस में B कितना है N, तो B इंटू N, अपॉन में टोटल क्या लेते हैं एवरेज के लिए 100%। भाई परसेंटेज है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास A इंटू M प्लस में B इंटू N अपॉन में 100, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे और भी अपने पास क्लियरिटी आ जाएगी। देखो सबसे पहले आता है क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन के पास 2 आइसोटॉप है, 35 और 37 नंबर वाला। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे, ध्यान रखना, ठीक है। दियर परसेंटेज अबेंडेंस, यानी कि क्लोरीन 35 तो नेचर में 75% और क्लोरीन 37 है कितना, 25%। कहता है एवरेज एटॉमिक मास बताओ, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या क्या बताया था। क्लोरीन 35 कितना मिल रहा है, 75%, तो 35 इंटू में 75 प्लस में क्लोरीन 37 कितना मिल रहा है, 25, तो 37 इंटू में 25 अपॉन में 100। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 30.55 U, ठीक है, सिंपल सा था। इसी तरीके से नियोन की बात करी, नियोन के भी इसने 3 आइसोटॉप दिखा दिए, कौन कौन से, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22।
भाई नियॉन कितने पे आता है, 10 नंबर पे आता है, 3 आइसोटॉप 20, 21, 22, ठीक है। अबंडेंस दिखा दी अब कि नेचर के अंदर 0.951 मिल रहा है, 0.0027 मिल रहा है, 0.0922 मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, एक बार सॉल्यूशन में ध्यान दो। डिफरेंस छोटा सा है, वो है नीचे 100 का डिफरेंस, ऊपर वाले में 100 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। तो ध्यान देने वाली आपकी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में परसेंटेज अबेंडेंस दी थी, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दी है पॉइंट्स वाली, यानी कि उसने परसेंटेज को पहले ही सॉल्व कर लिया, पहले ही क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर वो परसेंटेज को सॉल्व नहीं करता तो हम इसमें भी क्या लगाते, नीचे 100। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। ऊपर डिजिट थी 75%, यानी कि क्या मैं इसे 0.75 बोल सकता हूँ? अगर क्वेश्चन मुझे पहले ही क्लियर कर देता कि 0.75 है तो क्या मैं नीचे 100 का डिवाइड दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पॉइंट तो पहले ही यूज़ कर लिया भाई, 100 तो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया ना। यहाँ पर जैसे वही क्वेश्चन है, पॉइंट पहले ही इस्तेमाल करके बैठा, तो सिंपल सी बात है नीचे 100 थोड़ी लगाएंगे फिर, ठीक है, सिंपल सा है। 20 वाला नियॉन कितना मिलता है, 0.951, तो इन दोनों को मल्टी करो, प्लस में 21 वाला नियॉन कितना मिलता है, 0.0027 मिलता है, प्लस में 22 वाला नियॉन कितना मिल रहा है, 0.092213 या 22, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, 3। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा इस गधे ने स्लैश लगा के 3 लिख रखा है, जबकि ये जो /3 है ये पूरे के ऊपर है, ध्यान रखना, पूरी डिजिट में 3 का, यानी कि जब तुम सॉल्व कर लोगे इन तीनों को मल्टी और ऐड करके, उन सब में किसका डिवाइड करना है, 3 का, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज निकाल रहे हैं भाई। 3 आदमी मिले हैं, ठीक है, तो 3 आदमी का एवरेज कैसे निकालोगे, 3 का डिवाइड करके। 2 आदमी का एवरेज 2 का डिवाइड करके। अब 1.29 देखो क्या बोलता है, यहाँ पर ले लिया इसने ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप, एक 79 नंबर है और एक 80 वाला है, वापस से इसने परसेंटेज में दिया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, प्रीवियस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं थी, पॉइंट डायरेक्ट यूज़ था, तो नीचे मैंने 100 नहीं लगाया। यहाँ पर परसेंटेज है, पॉइंट का डायरेक्ट यूज़ नहीं किया, यानी कि जीरोस का यूज़ नहीं किया, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है भाई सिचुएशन 79 इंटू 49.7 प्लस में 80 इंटू 50.3 अपॉन में 100, बस अब सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा 30 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को देखो बिना चीट किए, ये लो, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ, पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद ट्राई करोगे, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन देखोगे फिर तो हो जाएगा, फिर तो होना ही है। ऊपर अपन ने 3 क्वेश्चन कर ही लिए, मुझे पता लग ही रहा है कि नेचर के अंदर 100% से वैल्यू निकालते हैं हमेशा अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्या बोलता है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको जब तक करता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया इस बार एक्स। अभी तक हमसे इन क्वेश्चन में, ये पर ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो, इसको एटॉमिक मास पूछ रहा था, यहाँ पर एटॉमिक मास दे दिया है पहले से ही, पहला डिफरेंस एक्स दे दिया, कितना है 16.2, भाई एटॉमिक मास दे चुका है पहले एवरेज वाला। अब कहता है परसेंटेज अबेंडेंस इनकी निकालनी है, क्या निकालनी है, परसेंटेज अबेंडेंस, यानी कि जो हमें पिछले क्वेश्चन में ये जो 49.7% और 50.3% दिया हुआ था ना, इस बार तो ये पूछ लिया इसने, क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, ठीक है। 2 आइसोटॉप दे दिए, कौन कौन से, 16x वाला और एक दे दिया 18x वाला। अब ये भी नहीं पता कौन है, कैसे निकालेंगे, हिंट देता हूँ मैं आपको, खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं लास्ट में आपको सोल्यूशन इसका दूंगा, ट्राई आपको सेल्फली करना है और डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि भैया नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसके अंदर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, हमें समझना है कि ये रियलिटी में हुआ कैसे, ठीक। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, ठीक। किसी भी तरीके की कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स का यूज़ करें उसके अंदर, ठीक है। डेली ही ऐसी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। क्लास 11th का यहाँ पे एक फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छे से स्टडी करना है, लेकिन क्लास के अंदर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लास से ही सारे थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं डिस्कशन हो रही है, ऑनलाइन वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी इस टाइप से, लेकिन ज़्यादातर जो है 60-70 पार्ट जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस हो रहा है और 30-40 पार्ट यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका भी जो ओरिजिनल मैटर है वो आपको क्लास के अंदर ही अच्छे से प्रोवाइड होगा, तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए गुरु ज्ञान लर्निंग हब, ठीक है। आप
क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बैच एकदम स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस तैयार हो जाइए, बस अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि लॉकडाउन चलता रहेगा। कोरोना भाई ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, कोरोना सबको ले डूबेगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि मान लो दोनों आदमी नेचर में 100% है। दो भाई हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 16x8 और एक है 18x8, ये दोनों भाई नेचर में 100% है, ठीक है। अगर पहला भाई नेचर में x है तो दूसरा वाला कितना होगा, 100 - x। साफ साफ भाई मैथमेटिक्स आती है ना, और 10th तक हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ी है कि एक अगर x है तो दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी, 100 - x। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है। फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या होता था, a यानी कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है a × m प्लस में b × n अपॉन में 100, ठीक। a की वैल्यू इस बार दे दी, a यानी कि कैपिटल A, एटॉमिक मास जो था वो हमें पहले ही दे दिया, तो 16.2 लिख दिया, इक्वल। अब देखो ध्यान से, आइसोटोपिक तो 16 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 16 × में x, क्योंकि वो x मिल रहा है, प्लस में दूसरा है 18, वो कितना मिल रहा है भैया, 100 - x अपॉन में 100। अब बस इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन जिसको आ गया वो सारा गेम कर जाएगा। अब यहाँ से मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट होती है। मैं भी देखना चाहता हूँ आपका कितनी अच्छी मैथमेटिक्स है। सॉल्व करके फटाफट से कमेंट में आपको आंसर देना है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि x की वैल्यू आती है आपको पता लग जाएगा पहला वाला भाई कितना % है और दूसरा वाला कितना % है। हाँ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो 16 वाला मेंबर है वो 90% है नेचर के अंदर, लेकिन 18 वाला सिर्फ 10% है। ये रहा सोल्यूशन इसका, ये रहा इसका सिंपल सा सोल्यूशन, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई है, 90% आई है, यानी कि 16 जो है 16x8 वो 90% है, लेकिन जो 18x8 है वो कितना है नेचर में, 10%। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। मानता हूँ थोड़ी सी हल्की सी स्पीड हो सकता है मिली हो, है ना, क्योंकि लाइव क्लास देखने में और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है। और सेकंड थिंग कि मैं कोचिंग के अंदर इन चीज़ों को शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोचिंग के जो बाहर है वो कुछ कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया है, ठीक। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स का यूज़ करना है और कमेंट करके बताना है कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आई, या फिर कितने क्वेश्चन आपने सेल्फली ट्राई किए थे इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।